दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। NIA भी उन एजेंसी में से एक है जो अक्सर पेपर में चर्चा का विषय बना होता है। अक्सर आप पेपर में NIA के बारे में पढ़ते होंगे कि NIA इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, NIA इस पर्टिकुलर केस की जांच कर रही है। तो डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आखिर NIA क्या होता है, NIA की स्थापना कब हुई थी, NIA किस चीज़ में जांच करती है, किस एक्ट के तहत NIA जांच करती है। एक एक इन्फॉर्मेशन जो NIA से संबद्ध हो डिटेल से इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। ये पिक्चर आप सभी को याद होगा, मैक्सिमम लोगों को याद होगा, और ये पिक्चर है 26/11 की, 26 नवंबर 2008 की ये तस्वीर है। मुंबई टेरर अटैक। और ये जो होटल है ये होटल ताज है। होटल ताज का ये दृश्य सभी लोग के जहन में होगा। और इसी होटल ताज पे जो अटैक हुआ था, इस अटैक के बाद भारत सरकार को ये आवश्यकता महसूस हुई कि आतंकवादी गतिविधि के जांच के लिए एक विशेष एजेंसी की स्थापना होनी चाहिए। एक स्पेशल एजेंसी की स्थापना होनी चाहिए जो सिर्फ आतंकवादी गतिविधि से संबंधित जांच कर सकती हो। और इसी के तहत इसी घटना के बाद, इसी आतंकवादी घटना के बाद NIA की स्थापना किया गया था गृह मंत्रालय के द्वारा। अब कुछ आर्टिकल, जो पेपर का आर्टिकल जो मैंने आपके साथ चर्चा भी किया है, उसकी कुछ कटिंग यहाँ मैं शो कर रहा हूँ। ये कटिंग मैं यहाँ पे इसलिए शो कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि NIA का क्या इम्पोर्टेंस है। बिहार में कट्टरपंथियों का नेटवर्क NIA स्लीपर सेल को लेकर के जल्द कर सकती है छापेमारी। बिहार में जो फुलवारी शरीफ की घटना है, पटना जिले के फुलवारी शरीफ में, उसको लेकर के भी NIA जांच कर रही है। यासीन मलिक को 9 मामले में सजा दिया गया। और यासीन मलिक को जो सजा दिया गया है, बेसिकली आप देखेंगे UAPA के तहत सजा दिया गया। 9 मामले में जो सजा दिया गया है, सभी मामले में UAPA के तहत सजा दिया गया। और UAPA को रेगुलेट करने का काम, उपा को रेगुलेट करने का काम भी करती है NIA। और इनफैक्ट यासीन मलिक को जो सजा दिया गया है वो NIA कोर्ट के द्वारा दिया गया। NIA कोर्ट कहाँ पे है? तो ये नई दिल्ली में है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि NIA कोर्ट कहाँ है और ये कैसे कार्य करती है। अब हम लोग लौटते हैं मूल रूप से NIA के बारे में। NIA मतलब होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। NIA भारत की केंद्रीय आतंक रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, अखंडता को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों की जांच करती है। अगर एक शब्द में मैं बोलूं तो NIA उन सभी गतिविधि की जांच करती है जो किसी रूप में भी आतंकवाद से संबद्ध हो। नवंबर 2008 में 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मद्देनजर, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था, तत्कालिक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने NIA की स्थापना का फैसला लिया था। इसका गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत किया गया। तो ये कानून आया था उस समय में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008, और इसी कानून के तहत NIA की स्थापना किया गया था। 31 दिसंबर 2008 को NIA अस्तित्व में आया, यानी 2008 का अंतिम दिन 31 दिसंबर को NIA अस्तित्व में आया और 2009 से इसने अपना काम करना शुरू कर दिया। एजेंसी को गृह मंत्रालय के लिखित आदेश के तहत राज्यों की विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करने का अधिकार है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि गृह मंत्रालय ने आदेश दे दिया कि आपको जाइए पटना के फुलवारी शरीफ में जाकर के आपको जांच करना, तो ऐसे कंडीशन में NIA को बिहार सरकार से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, राज्य सरकार से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। यदि केंद्र सरकार ने और विशेष रूप से गृह मंत्रालय ने NIA को आदेशित किया है तो वो राज्य सरकार से अनुमति के बिना भी वहां जाकर के जांच कर सकती है। NIA का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है
और श्री दिनकर गुप्ता जी एनआईए के वर्तमान महानिदेशक हैं। एनआईए के पहले महानिदेशक भी याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पीसीएस वगैरह में पूछा जाता है कि एनआईए के पहले महानिदेशक कौन हैं, तो राधा विनोद राजू जी एनआईए के पहले महानिदेशक बने थे। वर्तमान के महानिदेशक हैं श्री दिनकर गुप्ता जी। अब एनआईए के क्षेत्राधिकार की अगर मैं बात करूं तो पूरे देश में तथा देश के बाहर भारतीय नागरिकों पे भी लागू होता है, यानी पूरे देश में और देश से बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों पे भी एनआईए कानून लागू होता है। सरकार की सेवा में व्यक्ति जहां भी तैनात हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार की सेवा में कहीं भी व्यक्ति तैनात हो तो एनआईए वहां भी लागू होता है। यानी अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट के, आप देखते होंगे कुछ गवर्नमेंट के अधिकारी या कुछ मिलिट्री के लोग भी पकड़ाते हैं कि सूचना वो साझा करते हैं पाकिस्तान के साथ, आईएसआई के साथ साझा करते हैं सूचना, तो उसे गिरफ्तार करने का काम भी एनआईए करती है। भारत में पंजीकृत जहाजों और विमानों पे व्यक्ति चाहे वो कहीं भी हो, एनआईए वहां भी जांच कर सकती है। व्यक्ति जो भारत के बाहर भारतीय नागरिक के विरुद्ध या भारत के हित को प्रभावित करने वाले सूचीबद्ध अपराध करते हो, यानी जो बाहर में भी है, भारत से बाहर है, लेकिन भारत के नागरिकों के विरुद्ध या भारत के हित के विरुद्ध सूचीबद्ध अपराध करते हो, उसे भी एनआईए जांच कर सकती है, उसे भी एनआईए टैकल कर सकती है। अब ये सूचीबद्ध अपराध क्या है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। सूचीबद्ध के अपराध की अगर मैं बात करूं तो एनआईए को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिया गया। एनआईए की जब स्थापना हुई थी 2008 में, तो एक पर्टिकुलर कानून था या एक पर्टिकुलर अपराध था जिस अपराध के उल्लंघन पे एनआईए एक्शन लेती थी। लेकिन 2019 में एनआईए में संशोधन किया गया है और एनआईए का दायरा काफ़ी विस्तृत कर दिया गया, काफ़ी बढ़ा दिया गया। एनआईए की जब शुरुआत हुई थी यानी 2008 में, एनआईए भारत में अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने की अनुमति था एनआईए को। लेकिन 2019 में जब एनआईए में संशोधन किया गया, तब इस एजेंसी को अंतर्राष्ट्रीय संधि और अन्य देशों के घरेलू कानून के अधीन भारत के बाहर किए गए अपराधों की जांच करने का भी अधिकार दिया गया। यानी शुरुआत में सिर्फ ये इंडिया के भीतर ही जांच कर सकता था, लेकिन 2019 में इसमें संशोधन करके इंडिया से बाहर भी जांच करने की अनुमति दिया गया। ना सिर्फ जांच करने की अनुमति दिया गया, बल्कि एनआईए का क्षेत्राधिकार काफ़ी बढ़ा दिया गया। कई सारे नए एक्ट जोड़े गए, नए सूचीबद्ध अपराध जोड़े गए जिसके उल्लंघन में एनआईए एक्शन ले सकती है। तो कुछ अपराधों की मैं चर्चा आपके साथ करता हूं। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, अगर इसका कोई व्यक्ति उल्लंघन करेगा तो एनआईए वहां पे जांच करेगी, वहां पे एक्शन लेगी। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967, उप्पा कानून सबसे ज्यादा आप लोग सुनते होंगे। इसको हिंदी में कहा जाता है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967, अंग्रेजी में कहते हैं अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। यासीन मलिक को जो जेल हुआ है बेसिकली इसी कानून के तहत उसे सजा हुई है, और देश में कई सारे लोगों पे उप्पा कानून लगा। उप्पा कानून अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक सेपरेट वीडियो होगा तो मैं उप्पा कानून पे बना दूंगा, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 पे बना दूंगा। तो इस कानून को रोकने का भी काम, इस कानून का अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन किया है तो वहां पे भी एक्शन लेने का काम करेगी एनआईए, और इसी कानून के तहत यासीन मलिक को जेल हुआ। नागरिक उड्डयन अधिनियम की सुरक्षा के खिलाफ गैर कानूनी अधिनियम का दमन, यानी नागरिक उड्डयन अधिनियम में जो सुरक्षा का प्रावधान है, नागरिकों की सुरक्षा का प्रावधान है, विमान पे चढ़ने वाले नागरिकों की सुरक्षा का प्रावधान है, अगर उसका उल्लंघन कोई व्यक्ति करता हो फिर एनआईए जांच लेगी। इसके अलावा मानव तस्करी कोई करता हो, जाली मुद्रा जो चलता है, जाली मुद्रा अगर कोई व्यक्ति रेगुलेट करता है या जाली मुद्रा के साथ कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो फिर वहां पे एनआईए एक्शन लेगी। प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण और बिक्री, अगर कोई व्यक्ति
प्रतिबंधित हथियार है उसका निर्माण कर रहा है या बिक्री कर रहा है या पकड़ा गया, तो ऐसे कंडीशन में एनआईए जांच करेगी, एनआईए एक्शन लेगी। साइबर अपराध और साइबर आतंकवाद अगर मैं कहूं तो हमारे देश में आईटी कानून है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 की, वर्ष 2000 में ये कानून आया था और इसी कानून की धारा 66F में साइबर आतंकवाद का जिक्र है। देश में अगर साइबर आतंकवाद होता तो ऐसे कंडीशन में एनआईए जांच करेगी, एनआईए एक्शन लेगी। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत अगर कोई अपराध किया गया है तो भी एनआईए एक्शन लेगी। अब देखिए एनआईए एक्शन कैसे लेती है। मान लीजिए यासीन मलिक के केस में ही एनआईए ने एक्शन कैसे लिया, तो एनआईए सबसे पहले काम क्या करती है कि जो व्यक्ति को पकड़ी है उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाती है और उस सबूत को एनआईए विशेष कोर्ट के सामने पेश करती है। इस विशेष कोर्ट का एनआईए के लिए स्पेशल जो कोर्ट होता है, इस कोर्ट का प्रोविजन एनआईए एक्ट 2008 की धारा 12, 11 और 22 के तहत किया गया, जिसके तहत एक या अधिक विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है। केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय एनआईए के लिए एक या अधिक कोर्ट का गठन कर सकती है। और मैंने जो चर्चा किया था कि यासीन मलिक को जो जेल हुआ, उम्र कैद की सजा हुई है, वो भी एनआईए कोर्ट के द्वारा निर्देशित किया गया है, यानी एनआईए कोर्ट के द्वारा सजा हुआ। और एनआईए कोर्ट फिलहाल कहाँ है? नई दिल्ली में एनआईए कोर्ट है। अब एनआईए का प्रमुख उद्देश्य क्या? राष्ट्रीय जांच एजेंसी का लक्ष्य एक ऐसी बेहतरीन जांच व्यवस्था बनाना जो अंतर्राष्ट्रीय मानक पे आधारित होना चाहिए, इंटरनेशनल मानक पे आधारित होना चाहिए, इस तरह की जांच एजेंसी की स्थापना करना। एनआईए का उद्देश्य उच्च स्तर पे प्रशिक्षित साझेदारी उन्मूलन कार्य बल बना के आतंकवाद और राष्ट्रीय स्तर पे सुरक्षा संबंधी अन्य जांचों में उत्कृष्टता के मानक स्थापित करना। एनआईए का मौजूदा उद्देश्य संभावित आतंकवादी समूह या व्यक्ति पे लगाम लगाना। जो घटना कई सारे देश में घटना, आतंकवादी घटना हमारे देश में कई सारी घटी है और 2008 के बाद देखेंगे तो कई सारे आतंकवादी घटना जो घटने वाली थी, एनआईए ने उसे रोकने का काम किया। हम उस घटना के बारे में विशेष रूप से इसलिए नहीं जानते हैं कि उस घटना को होने से पहले रोक दिया जाता है और निश्चित तौर पे एनआईए के जो अधिकारी हैं इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। देश में कई सारे आतंकवादी घटना को रोकने का काम एनआईए ने किया है। इसके अलावा आतंकवाद से जुड़ी सूचनाओं, जानकारी का डाटाबेस विकसित करना और इसके उद्देश्य में शामिल करना। तो आतंकवाद से संबंधित डाटाबेस तैयार करना, कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है तो उस इन्फॉर्मेशन को रेगुलेट करना, उस इन्फॉर्मेशन को सुनना, उस इन्फॉर्मेशन पे कार्रवाई करना। कई सारे जो पाकिस्तानी आतंकवादी पकड़े जाते हैं उसको इन्वेस्टिगेट करना, उससे इन्फॉर्मेशन लेना, उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना और उसके अनुसार कार्य करना। इसी तरह से आप देखते होंगे कुछ आतंकवादी अगर पकड़े गए तो उसके इन्फॉर्मेशन के आधार पे कई सारे आतंकवादी पकड़े जाते हैं, कई सारे स्लीपर सेल के लोग पकड़े जाते हैं और ये सारा काम करती है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। निश्चित तौर पे हमारे देश की एक उत्कृष्ट एजेंसी है जो देश में कई सारे आतंकवादी घटनाओं को रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और आप देख रहे होंगे कि 2008 के बाद उस तरह का आतंकवादी घटना नहीं हुआ जैसे पहले होता था, या 2008 के लेवल का आतंकवादी घटना अब नहीं हुआ है। निश्चित तौर पे एनआईए की इसमें बहुत प्रमुख भूमिका है। तो उम्मीद करता हूं कि एनआईए का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।